गुड आफ्टरनून। दिस इज कैसर बारी फ्रॉम बारी लो एसोसिएट्स। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। आज का ये वाला टॉपिक जो है ये थोड़ा सा इमिग्रेशन से हट के है, क्योंकि बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आते हैं कि जी कि देर इज़ अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस और सब्जेक्ट्स जो हैं उस पर भी मुझे बात करना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो इस हवाले से है कि आजकल बहुत से लोग जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं कि जी कि जैसे स्टूडेंट अकोमोडेशन है या कि जी हम बाइंग एंड लेटिंग का अगर हम बिज़नेस करते हैं तो उसके ऊपर आज हम उस पॉइंट पे बात नहीं करेंगे कि क्या आप इस तरह के तमाम बिजनेसेस पे ये जो स्पॉन्सर लाइसेंस या बाकी चीज़ें जो है आज इमिग्रेशन को थोड़ा सा साइड पे रखिए। आज हम बात करेंगे ये जो स्कैम्स हो रहे हैं, ये स्कैम्स जो हैं और इस तरह से रिलेटेड जो फ्रॉडबाजी है, चक्करबाजी है, ये जो चर्च के हवाले से अक्सर लोग जो लगाते हैं, पोस्टें लगाते हैं या ये जो प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है कि ये जी एक चर्च है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं रेस्टोरेंट के बिजनेस में, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर आप मुख्तलिफ और बिजनेसेस जो है वो कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा, मैं बहुत सी जगह ऐसी हैं लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वहाँ पे बहुत से ऐसे जो पब्स थे, जो पब होते हैं जहाँ पे ये गोरे बैठ कर ड्रिंक वगैरह करते हैं, पब्स जो हैं या क्लब्स जो हैं उसको वो चूंकि अब बहुत से जो मुस्लिम एरियाज जो हैं या जहाँ पे ऐसी कम्युनिटी रहती है जहाँ पे पब्स जो हैं वो ज़्यादातर कामयाब नहीं हैं। जैसे अगर मैं ब्रैडफर्ड की अगर बात करूँ तो ब्रैडफर्ड में इस वक्त जो पब्स का बिजनेस है वो बहुत कम है, लेस है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह चाहे वो कोई रॉचडेल का एरिया हो, ओल्डम का हो, मैनचेस्टर के मुख्तलिफ एरियाज़ हों, लंदन के जो है एक ज़माने में वॉल्थमस्टो जो था, लेटन स्टोन या बाकी ये जितने एरियाज़ हैं, इल्फर्ड, बाकिंग जो है, ये सारा यहाँ पे एशियन कम्युनिटी जो थी, इंडियंस पाकिस्तानी जो थे, पाकिस्तानी खासकर बहुत ज़्यादा थे। फिर वो टाइम टू टाइम जो है आपको पता ही है कम्युनिटी एक जगह से जो है वो रीलोकेट जो है वो अक्सर लोग करते रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए, वहाँ पे नई कम्युनिटी आ जाती है। सो इस वजह से ये चीज़ें जो है ये मूव ऑन जो है वो होती रहती हैं। सो उसमें आजकल मैं एक नया स्कैम जो है वो मैं देख रहा हूँ और वो आज की इस वीडियो का मकसद भी यही था कि हमारे एक क्लाइंट ही हैं, दोस्त भी हैं। सो उनके साथ जो था इस तरह का एक हाथ जो था हो भी गया और उसके बाद जो था वो कहते हैं ना कि जब तक लालची जिंदा है, धोखेबाज जो होता है वो भूखा नहीं मरता। सो वो अक्सर आप अगर ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे देखेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे या प्रॉपर्टी की साइट्स पे देखेंगे कि जी कि हमने जो है कोई चीप प्रॉपर्टी बाय करनी है और उस चीप प्रॉपर्टी को आप कन्वर्ट करके उसकी कन्वर्शन के बाद जो है स्टूडेंट्स अकोमोडेशन बना देंगे, उसको वहाँ पे जो है आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है। आप ये एक पब है, ये चल नहीं रहा, सो उसको जो है आप कन्वर्ट करेंगे, रेस्टोरेंट बना लेंगे, ये बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है। या ये एक चर्च है, आप उसको जो है उसकी कन्वर्शन करेंगे तो उसके बाद जो है उसको कन्वर्ट करके आप इसमें इसको रेस्टोरेंट बना सकते हैं और उसमें उसको होटल जो है वो भी बना सकते हैं, रूम्स बना सकते हैं, अकोमोडेशन ऑफर कर सकते हैं। सो इस किस्म के बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। और अगर आप गूगल करेंगे या यूट्यूब या बाकी वीडियोस पे भी देखेंगे तो बहुत से ऐसे आपको दिखाई भी देंगे कि बहुत से चर्च जो थे उसको कन्वर्ट करके उसकी कन्वर्शन हो चुकी और उसके बाद उसको रेस्टोरेंट में जो था वो तब्दील कर दिया गया। वो रेस्टोरेंट बाकायदा बन भी गया। अब वो उसके पीछे क्या वो सचमुच में वो वेंडर या वो जो उसके ऑनर हैं वही शामिल हैं या नहीं है, वो एक सेपरेट डिबेट है। चलिए, जो मेरा आज का मकसद है वो आपको बताना कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपकी होती है, आप अगर कोई जो प्रॉपर्टी बाय करने वाले होते हैं, अगर आपके माइंड में है कि हम कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं या उस प्रॉपर्टी को लेने के बाद जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, बंगलो ले रहे हैं उसको, उसके ऊपर हम जो है लॉफ्ट कोई बना लेंगे या उसको हम स्टूडेंट अकोमोडेशन में स्विच कर जाएंगे, उसको रेंट आउट करेंगे या प्रॉपर्टीज बाय करके लेटिंग का हम बिजनेस करेंगे या ये एक प्रॉपर्टी बाय करेंगे, उसको रेनोवेट करेंगे, आफ्टर रेनोवेशन जो है हम उसको आगे से सेल करेंगे तो उसमें हम पैसे कमाएंगे। ये मुख्तलिफ आइडियाज़ जो हैं वो आपके माइंड में जब आते हैं तो उसी हवाले से जो है आज का मैंने ये टॉपिक जो है वो चेंज किया है। बट मैं प्रॉपर्टी
की प्रैक्टिस फ़िलहाल जो है मैं नहीं कर रहा हूँ जी। मैं सिर्फ इमिग्रेशन लॉयर हूँ और इमिग्रेशन को ही मैं डील करता हूँ। लेकिन चूंकि ऑब्वियसली मैं वकील हूँ, सो कानून तो मैं सारे जानता हूँ, लेकिन मैं जो मेरे बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स होती हैं या कोई अपने हों, फिर उनका जो भी केस हो फिर उसको मैं देख लेता हूँ। अब हम आते हैं कि एक लाइन आपने सुनी होगी जिसको कहते हैं मुश्तरी होशियार बाश, कि जो ख़रीदार है वो उसको जो है अपनी आंखें जो है वो जो है खुली रखनी चाहिए। ये एक लैटिन वर्ड से एक निकला था, जिसको इसका जो एक्चुअल जो उसकी लाइन थी उसका था कैविएट एम्पिटर, जो है कि वो कैविएट एम्पिटर का मतलब ये आया कि जो ख़रीदार है वो अपनी आंखें जो है खुली रखें। और अपनी हमारी हिंदी उर्दू ज़बान में, फ़ारसी में, या वहाँ पे हमारा जो बरसगीर का ख़ित्ता था या अभी भी ख़ित्ता है जो है, वहाँ पे इस लाइन को ये उसका किया गया मुश्तरी। मुश्तरी मीन जो ख़रीदार होता है, मुश्तरी होशियार बाश जो है वो उसको अपनी होशियार रहना है, उसने अपनी आंखें खुली रखनी है, क्योंकि जो अगला बेचने वाला है, सेलर है, ये उसकी कई जगहों पे चीज़ों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जी कि वो आप को तमाम चीज़ों की जो है वो आपके हाथ में प्लेट एक बना के दे सजी सजाई कि जी ये देखिए जी ये सारा कुछ है। बहुत से लोग यूके में जब प्रॉपर्टी लेते हैं, लैंड खासकर लेके, तो उसके ऊपर से जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो प्लानिंग परमिशन जो है ये इज़ नॉट अ इजी फील्ड। जो है आपने अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपनी एक्सटेंशन घरों की कर रहे हैं, आप अपनी बिजनेस को जो है वो उसमें कमर्शियल में रजिस्टर्ड कर रहे हैं, या एक शॉप को जो है रेजिडेंस में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। सो बहुत सी उसमें टेक्निकलिटीज़ या बहुत से इश्यूज उसमें आते हैं। सो राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, सो जो उस चीज़ में जब गुजरता है तब उसको पता चलता है कि ये कितना टफ जो है ये फील्ड है और ये इतना इजी नहीं है कि जी कि ये सारी चीज़ें करें। सो अब हम आते हैं बैक टू ये असल पॉइंट जो है वो स्कैम्स जो हो रहे हैं। सो उसमें उसकी रियलिटी क्या है, उसकी हकीकत क्या है। चर्च कन्वर्शन इनटू रेजिडेंस जो आप पढ़ेंगे, बड़े बड़े बहुत बहुत बड़े चर्च जो है वो बड़े बने हुए हैं, 2-2 एकड़ में हैं और बहुत ज़्यादा ज़मीन है। और जब आप उसकी प्रॉपर्टी की कीमत देखेंगे, किसी पे लिखा हुआ है 75,000, किसी पे लिखा है 80,000, लेकिन एक डिब्बी नुमा जो फ्लैट है वो आपको 1.5 लाख पाउंड का मिल रहा है, 90,000 पाउंड का मिल रहा है। और इतना बड़ा चर्च जिसके ऊपर आप चाहें तो जो है कोई 150 फ्लैट बना सकते हैं, वो आपकी उसकी कीमत लग रही है जी 70,000 लग रहा है, 80,000 लग रहा है। अब आप वहाँ पे सोचते हैं कि जी ये तो बड़ा अच्छा है, इसको हम अगर ले लेते हैं तो उसकी कन्वर्शन करेंगे, कन्वर्ट करके उसको यहाँ पे या फ्लैट्स बना लेंगे या उसको अकोमोडेशन कर लेंगे, या हम इसके ऊपर रेस्टोरेंट्स बनाएंगे, कोई बिजनेस यहाँ पे शुरू कर लेंगे, कोई पब बना लेंगे, कोई क्लब बना लेंगे, कोई जो है जिम खोल लेंगे। सो इस तरह मुख्तलिफ जो आइडियाज़ आते हैं, लेकिन टेक्निकली होता क्या है, क्या वो वाकई जो अमाउंट आपको वहाँ पे ऑफर की जाती है दैट्स द फाइनल प्राइस? बिल्कुल नहीं ऐसे होता। वो आपको एक टेक्निकली तौर पे वो एक अट्रैक्टिव प्राइस एक होती है, एक आपको अट्रैक्शन के लिए एक अमाउंट जो है वो ऑफर की जाती है कि ये एक देखिए जी ये 75,000 पाउंड्स का आप ले लीजिए, बड़ी एक अट्रैक्शन दी जाती है। और इसके ऊपर लिखिए कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर प्लानिंग परमिशन जो है वो अवेलेबल है, लेकिन आपने अप्लाई करनी है। तो ये बड़े टेक्निकल सी चीज़ें होती हैं और उसमें वहीं पे जो है वो अल्फाजों में ही बंदे को फंसाया जाता है। सो आपने प्लानिंग परमिशन आपने अप्लाई करनी है। जब आपने एक तो वो जो चर्च बेच रहा है या वो जो पब बेच रहा है, जो इस तरह की चीज़ बेच रहा है, एक तो वो आपसे पूछ लेता है कि भाई आप ये लेने के बाद करेंगे क्या। अब आप अपना आइडिया उसको दे रहे हैं, मैं तो यहाँ पे सोच रहा हूँ, मैं तो रेस्टोरेंट यहाँ पे खोल दूंगा, मैं तो यहाँ पे कुछ 3 फ्लोर के जो है वो फ्लैट बना दूंगा, स्टूडियो फ्लैट कर दूंगा, मैं एक बेड का फ्लैट कर दूंगा, उसको रेंट आउट करूँगा। एक तो आपका जो माइंड है, आपका दिमाग जो है वो चोरी कर लिया उसने, आपके आइडियाज़ जो थे वो उन्होंने ले लिया आपसे कि ठीक है अच्छा है बिला जी है, ये करना ये चाह रहा है। एक तो आपका आइडिया गया वहाँ पे, फिर सेकंड उसको जब वहाँ पे आप उसको पता चल गया कि एक्चुअल आपकी प्लानिंग है क्या, आप करना क्या चाह रहे हैं, वो उसके बाद जो है जब जो सेकंड उसकी स्टेज आ जाती है जहाँ पे वो आपको कहते हैं कि जी ठीक है जी आप वो तो देखिए, आपने जब ले ली प्रॉपर्टी वो तो आपकी है, आप जो चाहे आप कीजिए, आप इसमें प्ले एरिया बनाएं, आप रेस्टोरेंट बनाएं, डू वट एवर यू वांट टू डू, लेकिन आप प्लानिंग परमिशन आप जो है आप अप्लाई कर दीजिए। अच्छा, बाज़ का तो कई ऐसे चक्करबाज हैं
वो आपको टेक्निकली तौर पे कहते हैं जी देखिए हम इसको होल्ड कर लेते हैं। आपने जो इतने की 75 की या 80,000, बंदा भी सोचता है यार मेरा 90,000 पाउंड लग जाएगा, 1 लाख पाउंड लग जाएगा, लेकिन बेटर नहीं है कि हो सकता है मुझे कल को प्लानिंग परमिशन ही ना मिले, प्लानिंग परमिशन ना मिली, मेरा तो ये पैसा डूब गया, मैं क्या करूंगा। वो फिर आपको कहते हैं ठीक है जी हम ऐसे करते हैं, हम भी होल्ड कर लेते हैं, आप प्लानिंग परमिशन ले लीजिए। आप जब आपको प्लानिंग परमिशन मिल गई तो फिर आप ले लीजिएगा प्रॉपर्टी जो है सारा। बंदा सोचता है यार मेरा लॉस क्या है इसमें, मेरा टेक्निकली लॉस तो मेरा है कोई नहीं, ये कोई 2-4-5 हज़ार पाउंड का ही लॉस होगा ना, ये जो प्लानिंग परमिशन की हद तक है। लेकिन क्या प्लानिंग परमिशन लेना इतना ईजी काम है? आपका दिमाग लगा, आपके पैसे लगे, आपका टाइम लगा, आपने इतनी एफर्ट कर दी, इतनी एफर्ट करने के बाद जो है अब आपको प्लानिंग परमिशन जो है वो मिल गई। लेकिन हर प्रॉपर्टी के ऊपर लिखा होता है सब्जेक्ट टू कंट्रोल, जिसको कहेंगे, जैसे वो इमिग्रेशन में कहा जाता है ना सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल, यहाँ पे भी आता है कंडीशनल ऑफर का जो है वो वर्ड आ जाता है कि जब चाहे सिचुएशन में अगर कोई तब्दीली आती है तो जो सेलर होता है, जो वेंडर होता है, वो कहीं पे भी उस वक्त किसी ना किसी स्टेज के ऊपर कोई ना कोई जो है वो रास्ता निकाल लेता है। वो क्या कहते हैं, उसके बाद प्लानिंग परमिशन आपको होगी, वेंडर उसके बाद कहेगा कि मेरा जी प्लान चेंज हो गया है, मेरे यहाँ पे फैमिली में मेरे पे केस कर दी। बास का तो कई लोग अपने पे खुद ही कोई ना कोई पिटीशन फाइल करवा देते हैं फैमिली की तरफ से कि जी के इस प्रॉपर्टी के ऊपर तो डिस्प्यूट है, झगड़ा चल रहा है जी, वो झगड़ा चल रहा है, वो इसका मतलब प्रॉपर्टी वो अब होल्ड पे पड़ गई। वो वेंडर का जो है वो माइंड जो है वो चेंज हो गया, या उसके बाद उसने कहा देखिए मैंने तो आपको उस वक्त कहा था कि कंडीशनल ऑफर है और जो सबसे बड़ी ऑफर देगा वो करेगा, हमने आपको उस वक्त 90 दी थी, हमें तो इस प्रॉपर्टी की 300,000 पाउंड जो है 300,000 पाउंड ऑफर आ गई, अब आप इससे ऊपर की बात कीजिए अगर आपने लेना, वरना तो हमारे पास ऑफर तो ज़्यादा है। अब आप वहाँ पे फिर फंस गया कि यार मैंने तो उस वक्त ये 90 समझ के तो ये उसके ऊपर मैंने प्लानिंग परमिशन करवा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, अब तो वो सारा कुछ डूब गया मेरा पैसा। यहाँ तो ये है कि यहाँ पे आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया हो कि जी अगर प्लानिंग परमिशन की मेरी जितनी कॉस्ट है, ये सारा टाइम फ्रेम है, अगर तुम कल को प्लान चेंज करते हो या मुझे नहीं देते तो मैं ये अपना टाइम और बाकी चीज़ें मिला के तुमसे इतने पैसे मैं रिकवर करूँगा। या तो बाय लो आप एक एग्रीमेंट उसके साथ साइन कीजिए कि ताकि कहीं ना कहीं आपका जो है कोई बचत का रास्ता निकल सके। लेकिन क्या प्रॉपर्टी लॉ में उसकी गुंजाइश हो? बहुत सी जगहों पे ऐसी गुंजाइश जो है वो नहीं होती। इसलिए बहुत से केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि वेंडर या सेलर जो है वो सारा कुछ ऑफर करने के बाद जो है, चूंकि वो बिजी होते हैं, उनके पास और 2-2 4-4 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो इतना टाइम वेस्ट करते ही नहीं है कि यार हमें क्या पड़ी है कि अपनी इस प्रॉपर्टी के ऊपर ये करें, ये लगा दो, इसका 1 लाख पाउंड की ऑफर एक लगा दो, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। वो जो ही अगला बंदे ने अपना सीरियसनेस शो कर दी, सारा कुछ कर दिया, उसके बाद नहीं जी हम तो ये इसको 5 लाख से कम कर नहीं देंगे, फिर वो बंदा फिर वहाँ पे फंस जाता है। इसलिए ये जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं ये इतने सादा नहीं होते। आप भी बिजनेसमैन होंगे, आप बनिए और कामयाब भी हों, मेहनत कीजिए, एफर्ट कीजिए, लेकिन जो कानून होता है कोई भी काम करने से पहले जो है उसको प्रॉपर रीड कर लिया करें, लीगल एडवाइस जो है वो ले लिया करें, ताकि फिर आप आगे चल सके जो है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। कमेंट्स लाजमी किया करें, फीडबैक लाजमी दिया करें। आप जहाँ से भी यूके में या यूके से बाहर जहाँ से भी आप वीडियो आप देख रहे हैं, क्या आपके यहाँ जो है या आपके साथ जो है ये प्रॉपर्टी के हवाले से क्या फ्रॉड हुआ, या किस तरीके से आप स्कैम हुए, विक्टिम बने, किस तरीके से आपने इन तमाम चीज़ों को फेस किया, अपना एक्सपीरियंस और अपना चीज़ें जो है वो कमेंट्स में लाजमी लिखा करें, ताकि बहुत से लोगों को जो है वो अवेयरनेस और नॉलेज जो है वो मिलता है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू जी।